नमस्कार। इतिहास हम इसलिए पढ़ते पढ़ाते हैं ताकि इतिहास की भूलों से सबक लेकर बेहतर वर्तमान और भी बेहतर भविष्य बनाया जा सके। इसीलिए आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो वर्तमान का विषय है, इतिहास का विषय नहीं है, लेकिन इतिहास से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज एक बयान आया है जिसमें वो कहते हैं अनुसूचित जाति जो है, दलित शब्द का प्रयोग करने से जाने क्यों बचते हैं, वो नींव का पत्थर है और उनके ऊपर सारी ये इमारत टिकी हुई है, इसलिए उनको महत्व दिया जाए। ये क्या बात होती है? जो पूरा इतिहास है अगर हम उसमें जाएं तो हम क्या देखते हैं? दलितों के जिम्मे या जिनको तथाकथित पिछड़ी जातियां कहा गया, तथाकथित निचली जातियां कहा गया, जिनका मतलब जन्म से ही जिनका स्थान निचला तय करने की कोशिश की गई, ऐसी जातियों को सारे श्रम का, सारी मेहनत का जिम्मा दे दिया। खेती में मालिक जो होंगे वो ठाकुर साहब होंगे, पंडित जी होंगे, लेकिन मजदूरी कौन करेगा? दलित करेगा। जाड़े की ठंड बर्दाश्त करेगा, गर्मियों की धूप बर्दाश्त करेगा, बारिश बर्दाश्त करेगा, साल भर मेहनत करेगा और उस खेती का बड़ा हिस्सा ले जाएंगे जमींदार साहब, ठाकुर साहब, पंडित जी, भूमिहार साहब वगैरह वगैरह। फैक्ट्रियां बनी तो उनमें मजदूरी करेंगे ये सारे लोग और अय्याशी करेंगे पूंजीपति। लंबे समय तक उनको पढ़ने से वंचित रखा गया। जब पढ़ने गए तो वहां पर भयानक भेदभाव हुआ, सामाजिक भेदभाव हुआ। शुरू से भेदभाव करके हीनता बोध का एक ऐसा माहौल तैयार किया गया कि एक लंबा समय लग गया उनको इससे बाहर निकलने में। जब ज्योतिबा फुले जैसे क्रांतिकारी आए, अंबेडकर जैसे लोग आए, गांधी जैसे लोग आए, तब जाकर जो अछूत का एक धब्बा उनके ऊपर लगा हुआ था उसको हटाने के संघर्ष शुरू हुए। आप सोच के देखिए कि अपने ही समाज में, अपने ही धर्म में जन्मे हुए एक बड़े हिस्से को हमने अछूत बनाकर रखा। मतलब उनके छूने से लोग जो है अपवित्र हो जाते थे, इतने महान थे, लेकिन सारा श्रम जो वो करते थे, उनके श्रम की पैदावार खाने में कोई अछूत नहीं होता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। यही है नींव में बने रहना। तुम सारी मेहनत करो, अपनी पीठ पर सारा बोझ उठाओ और तथाकथित जो वर्चस्वशाली वर्ग है, जो उच्च जाति अपने आप को कहता है, वो इसके मजे ले। मकान होता है ना, नींव की ईंट दिखाई नहीं देती है, उसको पीट पीट के एकदम मजबूत बना दिया जाता है, महल चौबारे, ताकि उसके ऊपर खड़े हो सके। तो इस बात के लिए उन्हें क्यों महत्व दिया जाए? क्यों ना इस बात के लिए उनको महत्व दिया जाए कि भाई तुम बहुत बन चुके नींव की ईंट, सदियों तुमने अपनी पीठ पर हमारा बोझ ढोया, सदियों तुम नींव में रहे, अदृश्य रहे और हम कंगूरों पर चमकते रहे। अब वो समय आ गया है कि आओ, तुम कंगूरों पे आओ, तुम सत्ता में आओ, तुम हमारे प्रतिनिधि बनो, तुम भी कंगूरों पर बैठो। ये जो पूरा का पूरा बयान है, दोपहर में मैंने ट्विटर पर इस पर लिखा भी था, लेकिन मेरे भीतर एक हलचल पैदा किए हुए है। और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि सांप्रदायिकता तो जो है वो है, लेकिन ये जो फांसीवाद, सांप्रदायिक फांसीवाद का जो उभार हमारे समय में दिखाई दे रहा है, दरअसल ये सवर्ण वर्चस्ववाद का उभार है। खासतौर से मैं अपने सवर्ण मित्रों से कहना चाहता हूं कि निकलिए इससे बाहर, इस सोच से बाहर निकलिए कि जन्म के चलते आप बड़े श्रेष्ठ हो गए। शर्म में पड़ने को मैं नहीं कह रहा, मैं किसी शर्म में रहता नहीं हूं, लेकिन उस शर्म से बाहर आने के लिए खुलकर सच बोलना सीखिए। और सच ये है कि हमारे धर्म में पिछले हजारों वर्षों में जो ये जाति पाति की व्यवस्था रही है, जो ये वर्णवाद रहा है, 4 वर्णों की जो व्यवस्था रही है, जिसमें तीसरे वर्ण को हमने पूरी तरह से क्रश कर दिया, उसकी पूरी मानसिकता को लोग आरक्षण की बात करते हैं, बाकी सारी बातें करते हैं। ये सोच के देखिए
कि इतने लंबे समय तक सेना में आरक्षण किसका रहा, राज करने में आरक्षण किसका रहा, मंदिरों में आरक्षण किसका रहा। तो समाज में जब जाति के आधार पर महत्व दिया गया, जाति के आधार पर तथा कथित सवर्णों ने लगातार संपत्ति से लेकर सत्ता तक पर अपना कब्जा बना के रखा, तो फिर जो वर्ग दब गया था, आप प्रतिभा की बात करते हैं, अरे जिसको आपने बचपन से ही एक क्लास को इतना दबाकर रखा, पढ़ने के अच्छे मौके नहीं दिए, पढ़ने गए तो सारे शिक्षक अक्सर सवर्ण हुआ करते थे, वहां उनका मजाक उड़ा, उनकी पूरी मनोदशा को जो है एक हीनता बोध से भरा गया। आप सोचते हैं कि 1 2 या 3 पीढ़ी में आप कहने लगेंगे कि नहीं वो भी पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ रहे हैं, दोनों में बराबरी है। नहीं भाई, करूंगा बात कभी आरक्षण पर और डिटेल में बात करूंगा, दुनिया भर में जो अफर्मेटिव एक्शन हुए उन पर बात करूंगा। लेकिन आज मुझे इतना कहना है कि इस तरह के जो बयान हैं, इन बयानात को बहुत गौर से समझे जाने की जरूरत है। इस तरह के बयानात इस बात के प्रतीक हैं कि आज भी एक हिस्सा है सवर्णों का, बल्कि मुझे यह स्वीकार करने में मैं उसी क्लास से आता हूं, इसलिए मुझे स्वीकार करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि बड़ा हिस्सा ऐसा है जो चाहता है कि वही व्यवस्था बनी रहे, कंगूरों पर वो रहे, और दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, ये सारे के सारे जो हैं ये नींव में पड़े रहे। यानी श्रम वो करे, मेहनत वो करे, और सत्ता हमारे हाथ में रहे। ये तो वैसे भी नहीं चलने वाला। इतिहास में जिसका समय आ जाता है वो होकर रहता है, आप रोकने की कितनी भी कोशिश करें, 10 साल, 20 साल, 50 साल हमारी आपकी जिंदगी में बहुत लंबे होते हैं, इतिहास की जिंदगी में कोई लंबे नहीं होते हैं। तो ये तो हो के रहना है कि जिस वर्ग को इतने दिनों तक दमित और वंचित रखा गया है, वो महिलाएं, वो आदिवासी, वो दलित फ्रंट पर आएंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और अपने अधिकार हासिल करेंगे। देखना बस ये है कि उनके इस लड़ाई में आप उनके साथ होते हैं या मुखालिफ। अगर मुखालिफ होंगे तो इतिहास के कूड़ेदान में अपने लिए जगह बना रहे होंगे, आज भले आपका नाम कितना भी चमकता हुआ है। इसलिए इस तरह के बयान जब आते हैं तो उनको समझने की जरूरत है, उसका जवाब देने की जरूरत है, और ये कहने की जरूरत है कि भैया बहुत हो गई नींव, हम ही जिंदगी भर क्यों नींव में रहेंगे, वही जिंदगी भर क्यों नींव में रहेंगे, अब उनको कंगूरों पर आने दो। और अगर वाकई समाज से इतना प्रेम है तो थोड़े टाइम नींव में जाकर देखो, थोड़े टाइम श्रम करके देखो। दूसरों की मेहनत पर मलाई कब तक काटते हो? कब तक एक वर्ग को जाति के नाम पर दबा कर रखोगे? इसलिए खत्म करते समय मुझे कुछ नहीं कहना है, इतना कहना है, 4 वर्णों की व्यवस्था मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, जातीय श्रेष्ठता का हर सिद्धांत मुर्दाबाद, ऊंच नीच मिटाने का मतलब ये है कि जिनको आपने सदियों दबाकर रखा, उन्हें सत्ता के शीर्ष पर अपने नेतृत्व में स्वीकार करने की हिम्मत पैदा कीजिए। बूढ़े बंदर को, मरे हुए बंदर को चिपका के घूमने की जगह खुली हवा में सबके साथ सांस लेना और सबके साथ बराबरी महसूस करना सीखिए। तभी हमारा समाज सच में ऐसे कंगूरे बना पाएगा जिनको देखकर सारी दुनिया कहेगी, वाह हिंदुस्तान। शुक्रिया, नमस्कार।